दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस इंटरव्यू वीडियो में, जिसका कि पार्ट 1 हमने देखा ऑलरेडी और आप लोगों ने भी देखा ही होगा। आप लोग जरूर उस पर फीडबैक दीजिएगा। और ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा सारिका द्विवेदी जी के साथ इंटरव्यू का। तो सारिका जी, एक बार फिर से आपका इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके। तो सारिका जी, जो लास्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कल के इंटरव्यू में, पार्ट 1 में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वहां तक काफी सारी जानकारी आपने बच्चों को दी है जो बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और आगे अब जो हम जानकारी लेने वाले हैं वो और भी ज्यादा सेंसिटिव और भी ज्यादा बच्चे को ध्यान रखने वाली है, जो कि हम पार्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज चीजों को देखेंगे। और उससे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने वाले बच्चों पर तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में ज्यादातर रहती है, और खास करके इस कोरोना में जब आप देख रहे हैं ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और इस सीटेट टेट के कैटेगरी में खास करके बच्चे को काफी चैलेंजेस भी हैं जिस वजह से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी बच्चों के दिमाग में है कि जैसे मान लीजिए कि मिसाल के तौर पे हम अनअकैडमी का एग्जांपल लेते हैं। अनअकैडमी पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है और बच्चे के अपने प्रैक्टिस इत्यादि कई सारी चीजें भी रहती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्केड्यूल कैसे बनाया जाए। हम ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस या किस जैसे भी आपने तैयारी की, तो आप स्केड्यूल कैसे बने, क्योंकि एक साथ कई सारी क्लासेस चल सकती हैं। हो सकता है एक साथ कई सारी चीजें आपको उपलब्ध होती है, जैसे यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं, अनअकैडमी पे कई सारे टीचर्स हैं। तो काफी चीजें यहाँ पर बच्चे को उपलब्ध हैं। तो मुझे नहीं लगता है आज के डेट में कि बच्चों के पास मटेरियल की कोई कमी है या कंटेंट की कोई कमी है। हर बच्चे के मोबाइल में 10-10 हजार क्वेश्चन के मिला के पीडीएफ मौजूद होंगे। ये पीडीएफ में 500 क्वेश्चन, इसमें 200 क्वेश्चन, तो वो सब कुछ है। बट अपना स्केड्यूल इस 24 घंटे में कैसे बनाया जाए, सारे क्लासेस को लेके या जो अलग अलग प्रैक्टिस इत्यादि को लेकर थोड़ा सा विस्तार से इस पर आप बच्चों को बताइए, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ सर, ये बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि इतने सारे टीचर होते हैं, हम किस टीचर को सेलेक्ट करें, हम किससे पढ़ें। क्योंकि अगर पढ़ने पर आते हैं, जिसकी भी क्लास लेते हैं, सभी की क्लासेस हमको इतनी अच्छी लगती है, लगता है कि नहीं इनसे भी पढ़ना है, इनसे भी पढ़ना है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब पढ़ना किससे। तो सबसे बड़ी चीज है, आप जो है सारी टीचर्स की एक बार क्लास को आप कुछ टाइम निकालो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन का शेड्यूल बनाओ, 3 दिन का टाइम निकालो, सभी टीचर्स की क्लासेस करो। किसकी आपको ज्यादा समझ में आती है, किससे बेटर हो सकता है, या फिर कौन सा टॉपिक किस टीचर से ज्यादा समझ में आता है। ये टॉपिक जैसे साइंस में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बायो का कोई टीचर बहुत अच्छा कंटेंट करवाता है, कोई दूसरा टीचर कुछ दूसरा कंटेंट अच्छा करवा देता है। तो आप टीचर सेलेक्ट करो कि किससे हमें क्या पढ़ना है, उस अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाओ। और जैसे कि आप यूट्यूब से भी कर रहे हो, अनअकैडमी से भी क्लासेस कर रहे हो, अनअकैडमी पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं सभी जगह जगह। और ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, बहुत ही टॉप एजुकेटर है। तो आप सभी की क्लासेस करो, कौन सा कंटेंट कहाँ से क्या मिल रहा है, कौन सा आपको क्या समझ में आता है। सबसे बड़ी चीज, किस टीचर से आपको समझ में आता है। जरूरी नहीं आपके फ्रेंड को इन टीचर से समझ में आ रहा है तो आपको भी इन्हीं से ही क्लास करनी है। आप दूसरे की क्लास कर सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही गिने चुने 5 है, लेकिन टीचर्स जो है हजारों टीचर्स आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी और यूट्यूब दोनों को मिला करके। आप टीचर सेलेक्ट करो कौन ज्यादा बेस्ट दे रहा है, या फिर हो सकता है एक सब्जेक्ट के लिए आप 2 टीचर सेलेक्ट कर सकते हो, टॉपिक डिवाइड कर लो, इनसे हमें ये पढ़ना है, इनसे हमें ये पढ़ना है। फिर आप शेड्यूल बना लो कि इस टाइम पर इनकी क्लास लगती है लाइव, आप ये कर लो। सबसे और अच्छी चीज होती है, आपके पास टाइम कम है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, टीचर की रिकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपके पास टाइम कम है, आप स्पीड बढ़ा करके टाइम दे सकते। जैसे कि हम तो यही मैक्सिमम करते हैं, यूट्यूब पर टाइम बढ़ा करके इनकी क्लास कर ली कि इनके पे ज्यादा अच्छा मिल गया है, कम टाइम पर और अच्छा कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो आप जो है शेड्यूल की इन टीचर से, यूट्यूब पर ये टीचर ज्यादा अच्छा करा रहे हैं, अनअकैडमी पर ये टीचर ज्यादा अच्छा करा रहे हैं, तो आप शेड्यूल बना लो कि इन टीचर से हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है ये क्या। फिर आप ट्रस्ट करो उन टीचर पर कि जो बता रहे फिर ये सही बता रहे होंगे। फिर ऐसा नहीं कि आप अपना भी दिमाग चला रहे हो, ये कह रहे ये आप इनकी बात नहीं मान रहे हो, तो फिर आप पूरी तरीके से आप उनको फॉलो करो, लेकिन आप अपना दिमाग भी थोड़ा सा चलाओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप पहले अपना दिमाग चला करके कि किससे हमें समझ में, हमको किससे समझ में आता है। जरूरी नहीं है कि हमारे विचार जो, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस टीचर से
लाखों बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हमें उससे नहीं समझ में आता है, बहुत बार होता है, और बहुत ही नॉर्मल इंसान, नॉर्मल टीचर से हमें बातें समझ में आ जाती है। तो आप डिसाइड करो कि आपको समझ में किससे आ रहा है, फिर आप शेड्यूल बना लो उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे ओके, अकॉर्डिंग तो यही है सर। तो मतलब हाँ, ये मतलब है कि हर इंडिविजुअल का अपना एक स्केड्यूल होगा। मेरा और आपका स्केड्यूल सेम हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, और चाहे कि हम एक प्लेटफॉर्म पे ही हैं बट सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमको, मुझे जहाँ पे समझ में आता है मैं उस हिसाब से स्केड्यूल होगा, आपका उस हिसाब से स्केड्यूल होगा। तो जैसा कि चलिए, ये तो मान लीजिए क्लासेस की बात हो गई, लेकिन स्केड्यूल में बस क्लासेस ही तो नहीं रहेगी, स्केड्यूल में तो और हाँ, भी हाँ, सारी जैसे चीजें रहेंगी। हम्म, हम्म, हम्म। तो और क्या क्या अच्छा, चीजें आप रिकमेंड करते हाँ, हैं तैयारी करने के लिए? आप जैसे जैसे किसी टीचर को फॉलो करते हो, आप उनके नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जैसे बना रहे सारे टॉपिक। सबसे बड़ी चीज होती है कि क्या वो टीचर सारे टॉपिक कवर करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, और कवर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है। आप सिलेबस उठा करके देखो, ये टीचर ने टॉपिक पढ़ा। देखो, सब कुछ आप टीचर पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, कुछ आपको भी मतलब करना पड़ेगा। टीचर तो होमवर्क। अपना 100% देता है, लेकिन अगर कुछ भी उससे छूट जाता है तो आप उसको बताओ, क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं, आप बता सकते हो कि आजकल ट्रेंड में ये टॉपिक चल रहा है, आप सर इसको भी डिस्कस कर दो जिससे हमारा ये तैयार हो जाए। ठीक है, तो आप मतलब वही है ना कि अवेयर रहो कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, कहाँ पर कौन ज्यादा चांसेस होती है। जो नहीं समझ में आता, टीचर से बोलो कि ये टॉपिक मेरा कम कवर है, आप कवर करवा दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आपकी सारी बातें सुनी जाती है, टीचर एक एक कमेंट आपका देखता है, समझ में आता है उसको कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम। तो आप उनसे बनाओ, फिर आप उनकी जो टेस्ट सीरीज होती है या जो वो बुक बताते हैं, या आपको मार्केट से जो बुक अवेलेबल होती है, जो टॉपिक टीचर करवा रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप टीचर से पूछो। वही है ना कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 80% या 50% टीचर मेहनत कर रहा है, तो 50% आपको भी एफर्ट अपना करना पड़ेगा। सब कुछ टीचर पका पकाया नहीं दे सकता है। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ नोट्स इकट्ठे नहीं करने हैं, उसको पढ़ना भी है। क्योंकि टेलीग्राम पे आजकल हो रहा है ना कि केवल नोट्स ही बढ़ रहे हैं टेलीग्राम पर। तो सिर्फ नोट्स नहीं इकट्ठे कर लेना कि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये नोट्स मिलेगा, वो नोट्स मिलेगा। आप उन नोट्स को या तो प्रिंट आउट निकाल करके फिर उनको पढ़ो प्रॉपर। सिर्फ नोट, क्योंकि आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है कि हमें सिर्फ नोट्स इकट्ठा करते करते। तो आप जो भी मिल रहा है आप उसको पढ़ो। 5 क्वेश्चन मिला है, लेकिन पांचों पढ़ो उस क्वेश्चन को। सबसे बड़ी जरूरी चीज यही होती है, जो कि जनरली लोग नहीं करते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, गलती हो जाती है, हमसे भी गलती होती है, तो मेरे ऊपर भी ये अप्लाई होती है। जी। ये चीज है। ओके, अभी आजकल चूंकि कहते हैं क्या कि जब ऑप्शन कम होता है लोगों के पास, तो लोग को पता है कि मुझे उतना ही चीजें हैं, लोग उतना में ही सिमट के रह जाते हैं। लेकिन जब ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि कई बार हम सही गलत का पहचान नहीं कर पाते हैं एज ए स्टूडेंट। जो काफी स्टूडेंट को मैंने ऑब्जर्व किया, उनका कहना था कि सर मतलब हम तो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन मुझे बहुत लेट में हुआ कि मुझे यहाँ से पढ़ना चाहिए या इस टीचर से पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग में 2 महीने में कुछ कर रहा था या कर रही थी जो मेरे लिए सुटेबल नहीं था, या जो चीज ठीक नहीं था। और यूट्यूब की आपने कई बार चर्चा की, तो यूट्यूब के बारे में काफी सारे, क्योंकि देखिए अनअकैडमी एक ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको भी पता है, आप भी अनअकैडमी पर काफी बेहतर क्लासेस कर रहे हैं, कर चुके भी हैं। तो अनअकैडमी पर ऐसे ही कोई नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पर इनका तो मान लीजिए अपना एक है। लेकिन चूंकि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अभी बच्चे क्या है कि जब पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, देखते हैं हम और आप है, कोई डाउट होता है तो हम लोग तुरंत गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं। पहले के जमाने में लोग फूफा जी से, चाचा जी से, मामा जी से पूछते थे। अभी सब फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, गूगल यूट्यूब ही बना हुआ है। तो उस पे लोग टाइप करेंगे, खोजेंगे, टाइप करेंगे, खोजेंगे, प्रैक्टिस करेंगे करने के लिए। तो वहां पर वो देखेंगे कि एक वीडियो है जो कि मे भी 10 मिनट 15 मिनट का है, और उस पर लिखा हुआ है कि 15 मिनट में 500 क्वेश्चन करें और एग्जाम क्रैक करें। तो कई बार बच्चे फिल्टर आउट नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या चीजें यूजफुल हैं, क्योंकि उस 15-15 मिनट के चक्कर में कई बार वो काफी समय व्यतीत कर देते हैं। और वही शॉर्टकट के चक्कर में इधर उधर उधर, ये शॉर्टकट लगा दो, ये तुक्का लगा दो, ऐसे कर दो। मिलियंस एंड मिलियंस जो है लोग उसको देख रहे हैं। और बहुत लोगों को क्या है कि हमारा आपका सबका ये माइंडसेट होता है, ये इंडियन ह्यूमन बींग है, इंडियन क्या है, ह्यूमन बींग का माइंडसेट है
कोई भी चीज अगर 2 कदम चलने से मिल रहा है तो हम 4 कदम क्यों चलें। और हम उस समय पे ये फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो 2 कदम चलने से मिल रहा है, ये मिल रहा है या और डेंजरस हो रहा है। तो ये फिल्टर आउट आज की, क्योंकि ये अगर इंटरव्यू में आपसे 5 साल 10 साल पहले कर रहा होता तो ये प्रश्न नहीं करता। लेकिन आज के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सा इस पे जरूर एज ए स्टूडेंट सजेस्ट करिए। सबसे बड़ी पहली चीज तो मतलब स्टूडेंट के लिए कोई भी शॉर्टकट तो होता ही नहीं है। दो चीजें होती है, मतलब एक स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क, दो चीजें होती हैं। आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि आप 10 मिनट में 500 क्वेश्चन कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप वीडियो में टीचर करवाते चला जा रहा है, टिक लगाते चला जा रहा है और आप फटाफट से टिक ही करते चले जा रहे हो। आपके दिमाग में देखो पेडागोजी हो गई, मैथ्स हो गई, हिंदी हो गई, इसका मतलब ये नहीं आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उस टॉपिक को जानो। हिंदी में सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन कर लिया और टिक लगा दिया सकर्मक क्रिया है अकर्मक क्रिया है। आप उस चीज को जानो। चारों ऑप्शन पे 4 ऑप्शन लिखे क्यों गए हैं इसी क्वेश्चन के ही अंतर्गत, आप चारों ऑप्शन को जानो, ये सबसे जरूरी है। तब आप जाकर के एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। आप यहाँ पर तो नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पर आ जाओगे कि हमने 10 मिनट में 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, आप एग्जाम हॉल में जाकर के गिर जाओगे, क्योंकि जब वहां पर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर आपको लगेगा कि सारा टाइम हमने वेस्ट कर दिया है। तो आप जो है अगर आपको 10 मिनट में 500 क्वेश्चन करने का ही है तो आप प्रैक्टिस पेपर उठाओ, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नहीं कि टीचर टिक लगा के चला जा रहा है, आप वही देखते हुए चले जा रहे हो। अपना माइंड मेकअप तो कुछ किया ही नहीं कि हमारा थॉट क्या था, हमने इस न्यूमेरिक मैथ्स में क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही नहीं, बस आप टिक आंसर देखते चले जा रहे हो। इन्होंने सॉल्व कर दिया, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, चलो ठीक है आ गया, ऐसे नहीं करना है। मैथ्स में प्रॉपर क्वेश्चन को आप कॉपी पे सॉल्व करो, जो आंसर आए उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ्स पे टिक करनी है। तब आपको मैथ्स भी, हिंदी में भी यही अप्लाई होता है कि आप टॉपिक क्लियर करो, जो भी टॉपिक है, संधि हो गया, अलंकार हो गया, जो भी टॉपिक है आप टॉपिक क्लियर करो, फिर आपको टिक करना है उस पर। ये नहीं आप ये वाला एग्जाम्पल आपने रट लिया है और बस तुरंत से टिक कर दिया है कि इसमें यमक अलंकार ही होगा क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। ऐसे नहीं करना है। बस वही है ना कि स्मार्ट वर्क करना है, उस टॉपिक को ढूंढो, थोड़ी मेहनत करो, गूगल सर्च करो, बुक से सर्च करो, ठीक है, उस टॉपिक को ढूंढो कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, चारों ऑप्शन क्या कहते हैं। भले ही 1 घंटे में आपके 30 क्वेश्चन होते हो, लेकिन आप बेहतर करो। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप 10 कर लिए, लेकिन आज का वही है ना कि सब चाहते हैं कि 5 मिनट में 500 क्वेश्चन हो जाए, तो लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप 5 मिनट में 5 करो, लेकिन बेहतर करो, तभी आपका एग्जाम जो है आप अच्छा करोगे, क्योंकि लेवल आप बढ़ ही रहा है एग्जाम का, कम नहीं होने वाला है एग्जाम का। हाँ, कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ रहे हैं, बच्चे भी बढ़ रहे हैं, हाँ। ऑब्वियसली लेवल भी बढ़ेगा। और एक रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे, आपको यस या नो में जवाब देना है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। रैपिड फायर के क्वेश्चन ये है कि क्या आपने यूट्यूब पर कभी या कहीं पर कभी एक ऐसा वीडियो देखा है जिसमें ये लिखा हो कि बस ये वीडियो देख लो, सीटेट में 130 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस वीडियो से पाए 120 प्लस नंबर हाँ, देखा है, बस लेकिन ये हमने कभी वीडियो वो आपको वीडियो हाँ, तो ऐसे वीडियोस आपने देखे ये हैं? कुछ ढंग का नहीं मिला, उसमें बस वही सिलेबस बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है, ढंग का ओके। नहीं मिला। मतलब ऐसा कुछ शॉर्टकट होता क्यों है नहीं क्यों। हाँ जब हाँ, आप सीरियस, एक होता है ना सीरियस स्टूडेंट हो, आप खुद मेहनत करोगे, आपको पता चलेगा कि आखिर रियलिटी क्या है। यूट्यूब पर बहुत तरीके के वीडियो बन रहे हैं, लेकिन सब कुछ आपके लिए ही नहीं है। करेक्ट। ये चीजें हो जाती है कि हाँ, सब मतलब ये कुछ ऐसा आपके लिए कुछ नहीं भी है, नहीं है, आप क्योंकि ढूंढो देखिए उसको। एक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं और अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस समय पे, जिस मोमेंट पर ये बच्चा इंटरव्यू जो देख रहा है, हो सकता है कि उसी के मोबाइल में नीचे में एक वीडियो सजेशन आ रहा हो कि यही 30 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएंगे, ये 30 क्वेश्चन कर लो। हो सकता है उस बच्चे को अभी अभी जस्ट जो बच्चा मोबाइल में भी देख रहा है उसके स्क्रीन पर ही नीचे में आ रहे होंगे, और ऐसे ऐसे काफी लुभावनी चीज आते हैं जिसको कि देखकर बच्चे को मन करता है क्लिक करने का, कि क्योंकि हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है, और आज के जनरेशन में मुझे लगता है कि ये फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आपको सजेशंस वाली चीज है, जो चीजें आपको भटका रही है या जहां पर कि आप खुद फिल्टर आउट नहीं कर रहे, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी को गलत या सही नहीं बोल रहे हैं,
लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें इतना जरूर क्लियर कट रहना है कि जो चीज हम देख रहे हैं उसमें हमारा माइंड अवेयर है कि नहीं। हम अब उतने भी बच्चे नहीं है, 4 साल के बच्चे की कोई चॉकलेट खिलाए और गाड़ी में बिठाए लेके चला जाए। वी नो द सिलेबस, हम जानते हैं। हाँ, इस समय पर हमारे पास संपूर्ण जानकारी नहीं हो सकती एज ए स्टूडेंट, लेकिन हम इतना तो जरूर बोल सकते हैं कि ये चीज ठीक है कि नहीं है, इतना तो ज्ञान है। हर बच्चे को इतना ज्ञान है, ये तो आप भी मानेंगे सारिका जी। जैसे कि मान लीजिए कि आप, मैं सिंगर नहीं हूं, हो सकता है आप अच्छी सिंगर होंगी, मैं सिंगर नहीं हूं, लेकिन अगर कोई गाता है तो मैं बता सकता हूँ कि ये अच्छा गा रहा है कि नहीं गा रहा है कि नहीं। तो एक ऑडियंस, एज ऑडियंस हम बता तो सकते हैं। तो हाँ कि ये टीचर कैसा है। हाँ, तो हम इतना तो बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा है, ये टीचर कैसा है, ये कैसा है। तो हम थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में, थोड़ा सा शॉर्टकट के चक्कर में हम ऐसा ना करें कि हम अपने टाइम भी वेस्ट कर दें और एट लास्ट जो है अगेन, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेरे पास ऐसे कंप्लेन लेकर आए और उन्होंने बोला कि सर अगर आप कभी किसी टॉपर का इंटरव्यू लीजिएगा तो ये जरूर पूछिएगा कि सर हम इतने जो भटक जाते हैं 2 महीना फिर यहाँ पर आए हैं तो हमारा 2 महीना बर्बाद हुआ। तो ये फर्स्ट डे से ही अवेयर रहना जरूरी है। तो चलिए, ये तो मान लीजिए हो गए कि हम कैसे सेलेक्ट करें। अभी आपने अनअकैडमी पर भी टीचर्स के बारे में बात की कि अगर आप एक कुछ टीचर्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स आप सेलेक्ट करिए, देखिए जहां पर आपको समझ में आता है। सारे टीचर अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं ऑब्वियसली, और लेकिन हमारा एज ए स्टूडेंट है कि हम कहाँ पर समझ सकते हैं। तो इन सब के बीच में प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर, ये दो चीज में, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर, ये कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कब से करना चाहिए, कितना करना चाहिए, मतलब थोड़ा इस पर चर्चा करिए प्लीज। अगर आप एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हम प्रॉपर सीटेड और यूपीटेड, केवीएस, सुपरटेट सबकी बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप ये तो मतलब मेन पॉइंट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर बिना किए हुए तो आप एग्जाम देने जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि फिर आपको माइंड मेकअप ही नहीं है कि क्वेश्चन आने वाला कैसे और पहले पूछा क्या गया है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा तो जरूरी यही है कि आप ये करो। अब इसमें कैसे करना है, तो सबसे पहले जरूरी बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पहले देखो। पहले सबसे पहली चीज तो आप सिलेबस देखो, सिलेबस क्या है। फिर आप सिलेबस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि क्या ये सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि इतना तो हमें समझ में आता है कि ये चीज लिखा हुआ है, ये पेपर में पूछा गया है, ये को रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखो कि पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। उसके बाद में आपको तुरंत, क्योंकि आप सिलेबस देख करके आप पेपर नहीं सॉल्व कर सकते हो, पेपर तभी सॉल्व करोगे जब आप आंसर शीट देखने लगोगे, तभी आपका पेपर सॉल्व होगा। उसके लिए करना क्या है, आप जो है बुक लो, प्रॉपर पहले पूरी पढ़ाई करो, ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से। जब टॉपिक क्लियर होंगे तब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। जब आपके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो जाते हैं तो फिर आप प्रैक्टिस पेपर करना स्टार्ट कर दो। साथ में जब आप पढ़ाई करते रहते हो, बुक पढ़ते रहते हो, टॉपिक पढ़ते रहते हो, उसके साथ में आप उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर सकते हो, बाद में आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। जो उसके बाद में जब आपका सब कुछ कवर हो जाता है, आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, नोट्स कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपको आ चुका है, और मैथ्स भी सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, आप फिर प्रॉपर टाइम देख करके कि बेटा 1.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, फिर टाइम शेड्यूल बना करके आप एक दिन में एक पेपर सॉल्व करो। अगर आपको पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है तो आप आधे घंटे करके आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पेपर आप जरूर सॉल्व करो, जिससे कि आपको समझ में आएगा हमें किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कैसे वहां पर कैसे टिक लगाने हैं, हमको क्वेश्चन पे कैसे हमारा माइंड स्ट्राइक करेगा। ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पेपर से और प्रीवियस ईयर पेपर से ही कवर होंगी। और इनको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि आप बस पेपर करने लगे, आंसर शीट ओपन कर ली, बस आप देख रहे हो इसका आंसर ये सही है और याद करते चले गए, बोले 30 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए। ऐसे नहीं करना है, तो ये मतलब नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। आपको समझ करके आप अपना दिमाग लगा करके उनको टिक करें, ये मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन बनाए हैं तो इसका मतलब कि हाँ, एक्चुअली में आपने उस 10 क्वेश्चन को बनाया है, हाँ, ना कि किसी रेफरेंस से आपने उसको देख के याद किया है। वैसा नहीं होना चाहिए, ये चीज जरूरी है। बड़ी अच्छी बात आपने कही। और ये जो प्रैक्टिस सेट है या जो क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस कब, फर्स्ट डे से शुरू कर देनी चाहिए या एग्जाम के टाइम के लास्ट 1 मंथ में या 15 डेज में करनी चाहिए?
फर्स्ट डे से नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिस हाँ करनी चाहिए, फर्स्ट डे से करनी चाहिए। अगर फर्स्ट डे से कैसे करनी चाहिए डिपेंड करता है। ऐसे आप टॉपिक करो, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करो। आप अगर डायरेक्टली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने बैठ जाते हो, फिर आप डिमोटिवेट होने लगोगे कि मेरे तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, अब हम करेंगे ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी बुक आती है ना, उसके पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं कि इससे इस बाल विकास है तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। हिंदी है, हिंदी में बहुत सारी बुक आती हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चन बने रहते हैं, लिखे रहते हैं। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको समझ में आए कि हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। उसके बाद जब आपका टॉपिक कवर होने लगते हैं, आपका 50% अगर सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, तो आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये भी मैटर करता है कि हाँ बाकी चीजें आती रहेंगी, क्योंकि 100% सिलेबस तो आपका एग्जाम जाने वाले दिन तक भी नहीं कवर हो पाता है। अगर तैयारी की बात की जाएगी तो ये किसी का भी नहीं वो होता है कि अभी मेरा कुछ बचा हुआ ये वाला पार्ट तो हमें आता ही नहीं है। तो 50% जैसे आपका सिलेबस कवर होता है, चीजें आपको लगने लगता है कि हाँ मतलब मेरी तैयारी थोड़ी अच्छी खासी हो गई है, आप प्रैक्टिस पेपर करना स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर पेपर करने स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे सब कुछ होते चला जाएगा। और एग्जाम के आने कि 1 महीने जब होता है ना, तो फिर आप बस यही प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर ही करना फिर स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही मूल मंत्र है सीटेट। स्पेशली सीटेट के लिए बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर और ये प्रैक्टिस पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं पहले अटेम्प्ट में ही, मतलब मेरे साथ में तो यही हुआ है और ऐसे ही आगे। अच्छा, ये आपका पहला ही अटेम्प्ट था, राइट? हाँ, मेरा पहला अटेम्प्ट है। तो पहले ही अटेम्प्ट में आपने दोनों ही मतलब तीनों एग्जाम क्रैक किए, यूपी टेट, सी टेट, पेपर 1 पेपर 2? यूपी टेट में भी दोनों ही पेपर किए। अच्छा, यूपी टेट में भी आपने 1 और 2 दोनों हाँ किए? उसमें। वाह वाह वाह। तो ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी हम चीज कर रहे हैं, सो वी कैन डू इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। हमको मतलब बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और अच्छा, कितनी टाइम तैयारी करी आपने, कितने महीने? तैयारी सर वही है ना कि अगर आप अपना जो भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप उसको प्रॉपर सीरियस होकर के पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आपकी तैयारी वहीं से फर्स्ट डे से ही चल स्टार्ट हो रही है, जाती है। एक्चुअली वो सेमेस्टर में क्योंकि ही तैयारी है चल रही सब कुछ सेमेस्टर है। से ही शुरू हो जाता है आपका कि आप क्या पढ़ रहे हो, वही सारी चीजें होती हैं आने को। उसके बाद भी यही सारी चीजें आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी, सुपर टेट और केबीएस में भी, DSSS भी आप देते हो, उसके लिए भी यही सारी चीजें आपको मैटर करेंगी, यही सब हाँ, चीजें लेकिन आपको चलिए करेगा। मान लीजिए हाँ, कि थोड़ा बहुत सा लोग, लेवल। हाँ, तो जो लोग मान लीजिए अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो लोग के लिए ये एक अलर्ट है कि भैया ट्रेनिंग आप अभी से बढ़िया करिए। लेकिन मान लीजिए जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, तो अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी उनको क्या लगता है आपको कि कितनी टाइम अगर वो मेहनत करे, कितने महीने मेहनत करे कि वो उनका बिल्कुल 120 प्लस से या 130 के अप्रोक्स में उनका क्रैक हो जाएगा? अब कितने महीने का अप्रोक्स टाइम ऑन अगर एन हम एवरेज बोलते हैं तो स्टूडेंट? 4 महीने। हाँ, 4 महीने बहुत है। 4 अगर महीने आप जैसे मान लीजिए किसी का बहुत ज्यादा सब्जेक्ट कोई वीक है, तो आप 6 महीने ले लो। 6 जैसे महीने तो बहुत मतलब सारे ऑल ओवर 6 महीने से बच्चा, ज्यादा, हाँ 6 महीने 6 मतलब महीने आप कर बहुत लेंगे। बहुत ऐसे भी ज्यादा है, 6 ऐसे भी महीने 6 महीने पे ही सीटेट की एग्जाम्स होती है, और 6 महीने, हर हाँ 6 हाँ महीने पे नॉर्मली बहुत जो है, प्रोसेस है, 6 महीने। हाँ तो वो मतलब सफिशियंट है। अगर आपने थोड़ी कम भी पढ़ी है इसमें आपके दो तीन ट्रेनिंग में। महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। 2 महीने तो 6 महीने फिर पेपर दे दो, मतलब बहुत है इतना, मतलब इनफ है। अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ आप ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आधे लोग तो सिर्फ मतलब हम हाँ भी हैं उसी में, मतलब आपको अलग नहीं बिल्कुल मानते। बिल्कुल, ये आधे तो बड़ी सिर्फ चीज। हाँ हाँ ब्लेमिंग पर ही निकल जाता है, अरे ये होता तो ये हो जाता, बस हाँ मुझसे तो हाँ, आ वो नहीं रही है, वही पेपर में चीज है हो नहीं दोस्तों। रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल। छूट जाती है बीच में। जी बिल्कुल। तो ये ये क्योंकि ऐसे होप नहीं हाँ, होना है, एकदम एकदम। लगातार लगे रहना है, एक दिन तो होगा ही एग्जाम। हाँ, ये तो ये सारिका जी की बात से मैं मतलब बिल्कुल 100% एज अ टीचर मैं भी सहमत हूँ कि नॉर्मली एज ए स्टूडेंट हम रीजन खोजते हैं, वो और वो भी अपने आप को वो रीजन हम नहीं बनाते हैं, वो रीजन समाव खोजते हैं। अरे मेरा तबीयत खराब हो गया था, या ये हमको सही टीचर नहीं मिला, या सही ये नहीं मिला, उसी टाइम पे वो जॉन्डिस हो गया था, उसी टाइम पे घर में वो लोग आ गए थे, उनका शादी रह गया था। मतलब कई सारी चीजें हैं जो जिसके वजह से लोग बोलते हैं कि हम सक्सेस नहीं किए। लेकिन बात ये भी यही सच है कि आप सक्सेस किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए। नहीं किए तो आपके पास हजार रीजन भी अगर हैं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। और अगर आप कर गए कितने भी परेशानी में, तो बस हो गया। तो वो चीजें आपको मतलब ध्यान में रखनी है कि हमारा जो रिजल्ट है वही है। अब जो भी कारण है, जो भी चीजें हैं,
अभी जैसे मान लीजिए कि सारिका जी जुड़ी हुई है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि सारिका जी फ्री थी या हम भी पूरी फ्री थे या सब कुछ ठीक था, सब लोग बिजी हैं, लेकिन उसी में से हमको जब जो कुछ करना होता है तो हम उस हिसाब से उसको करते हैं। सो देयर इज नो एक्सक्यूजेज इन व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू। उस केसेस में आपको कुछ उसका उपाय करना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं गलती की या अगर आप कहीं पे पीछे रह गए, आप नहीं कर पाए, तो इट्स योर ड्यूटी टू एनालाइज और उसको आप आगे लेके चल सकते हैं, राइट? जी। तो सारिका जी, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को और थोड़ा सा डीपली सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, जैसा हमने बच्चों से प्रॉमिस भी किया था। तो हम आपसे सब्जेक्ट पूछेंगे और आप थोड़ा सा सजेस्ट करिएगा कि इस सब्जेक्ट की क्विकली कैसे तैयारी, मतलब क्या क्या चीजें करके, कैसे करके, या किस पर जोर देना चाहिए, या क्या कैसा है जो भी उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ आपके दिमाग में आएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बुक भी बतानी है सर? बुक भी, ये भी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बुक, आप सबसे पहली चीज तो बुक ले लो, ठीक है? ठीक है। बुक तो क्योंकि जरूरी, आप सिलेबस वहीं से देखोगे और क्या पढ़ना है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, मतलब मेरी बुक में है कि पता चला टीचर कहीं और ही पढ़ाते चला जा रहा है, क्योंकि हमको पता तो कुछ होता नहीं है। तो आप बुक कोई भी ले लो जो भी आपको समझ में आती, बहुत सारे टीचर्स की, बहुत सारे एजुकेटर की, बहुत सारी मार्केट में बुक आती है, सर की भी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप वो ले सकते हो। उसके बाद में फिर टीचर जो भी नोट्स बनवा रहा है आप बनाते चले जाओ, उसको समझते चले जाओ। सीडीपी की सबसे बड़ी चीज है, सिर्फ याद नहीं करना है, कभी जिंदगी में नहीं याद करनी है सीडीपी, आप उसको समझो, अप्लाई करो उसको कि बच्चा इस लाइन में ये लिखा है, तो बच्चा क्या सोच रहा होगा, इस लाइन से बच्चा क्या समझ में आ रहा होगा, हम क्या समझेंगे एज अ टीचर, हम क्या बोलेंगे और बच्चा क्या चीज का रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि हम लोग अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में करते ही है, वहाँ पे जब ट्रेनिंग होती है, बच्चे से मिलते हैं, वहीं से ही आधी चीजें पता चल जाती हैं, तो प्रॉपर वो करते जाओ। और क्योंकि सीडीपी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है और कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपको क्या एग्जाम में आपका आ जाएगा, और क्योंकि आप रीजन भी नहीं दे सकते हो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था, क्योंकि वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, आपको बच्चे के बारे में उतनी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप जितना ज्यादा डीप में उसको पढ़ पाओ, उसको पढ़ो, प्रैक्टिस पेपर जहां से मिलते हैं, सीडीपी में खास करके जहां से क्वेश्चन पेपर मिलता है, पेपर मिलते हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज होती है, आप सॉल्व करो, क्योंकि वहीं से आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है, हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आप कोई भी बुक ले सकते हो प्रैक्टिस पेपर बनाने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आती है बहुत सारी यूट्यूब पर, मतलब कि जैसे बहुत सारी कोचिंग सेंटर देते हैं, अनअकैडमी की भी आती है, लेकिन आपको साथ में ही मिलती है। इसकी भी मतलब जितनी जहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आप टेस्ट ज्वाइन करो। बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग में भी टेस्ट होते हैं, वहाँ से ज़्यादा टेस्ट दो सीडीपी में, ठीक है? तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, आप सारे टॉपिक कवर करो, सबसे बड़ी चीज़ ये। और ये दोनों चीज़ों के लिए, हमारे यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये, कि आप जितना ज़्यादा आप सीडीपी में क्वेश्चन बनाओगे, आपके मतलब कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। सीडीपी में तो यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा लैंग्वेज पेपर्स के लिए, जैसे कि हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, लैंग्वेज पेपर्स के लिए। तो इसके लिए तो लैंग्वेज पेपर के लिए अगर हम बात करें हिंदी की, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि सीटेट में और यूपीटेट में बेसिक डिफरेंस कहाँ पर होता है, तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। वो तो ग्रामर और ये चीजें पेडागोजी वाला पता जो है, बेसिक हाँ, कॉम्बिनेशन। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सीटेट में क्या होता है कि आपका 15 नंबर का आता है आपका प्रोज और पोएट्री पोर्शन। आप क्वेश्चन कोई मतलब जो हमारे पैराग्राफ होते हैं, आप उनको देख करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके साथ में 15 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से बन जाते हैं। और पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे ग्रामर से दे देते हैं, जो कि आप कर सकते हो इजीली। ऐसे ही आपका इंग्लिश में भी होता है और संस्कृत में भी यही होता है। और अगर हम बात करते हैं यूपी टेट में, तो प्रॉपर आपका मतलब पूरी तरीके से प्योरली आपका ग्रामर आता है, उस पर आपका साहित्य पोर्शन भी आता है, जैसे 5 से 6 नंबर के साहित्य पोर्शन आपकी हिंदी में आ जाएगी। ऐसे ही यूपी टेट की इंग्लिश में भी आपका प्रॉपर ग्रामर आता है, करेक्ट एरर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। संस्कृत में भी यही चीजें अप्लाई होती है, आपका प्रॉपर जो है ग्रामर आता है। तो आप पहले दोनों चीजें ये समझिए, उसके बाद में फिर
क्वेश्चन कैसे आते थे सीटेट के लिए, तो आप पैराग्राफ ही बनाना शुरू कर देते हो तो आपके 15 नंबर तो ऐसे ही कवर हो जाते हैं तीनों सब्जेक्ट का। मतलब तीनों आपके पास इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, जो भी है आपके पास में, वो बनने शुरू हो जाते हैं। फिर पैडागोजी की आप प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई भी बुक ले लेते हो, मैंने तो कोई बुक ही नहीं ली थी, प्रैक्टिस पेपर ही सॉल्व किए थे, उसके साथ में कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपकी सीडीपी का अगर आपको समझ बन रही तो आपकी हिंदी के क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे और सारे सब्जेक्ट की पैडागोजी उसी अकॉर्डिंग बनने एक्चुअली लगेगी। या सो सीटेट की अगर हम मेनली फोकस अगर सीटेट डिस्कशन पे करें, क्योंकि हाँ। सीटेट में ऑब्वियसली हर स्टेट की अपनी एक वेरिएशन है। उत्तर प्रदेश की आपने एग्जाम दी तो आप बात कर रहे हैं, हमारे देश में काफी सारे राज्य हैं, हर राज्य से बच्चे देख रहे हैं, तो स्टेट टेट के में तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी ग्रामर पे कहीं पे जोड़ है, कहीं पे अलग अलग प्रकार का है। कई बार कई स्टेट टेट के क्वेश्चंस भी बहुत हार्ड होते हैं सीटेट के कंपटीशन में, तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन एक सीटेट को अगर हम बेस मान के चलते हैं तो जो लैंग्वेजेस पेपर है उसमें मोटा मोटी ग्रामर का कोई रोल अब नहीं रहा, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 नंबर का कभी कभार हाँ आ जाता बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा। और मेनली अभी अगेन इंक्लूडिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो पेडागोजी पे जोर दे दिया गया है। तो 15 नंबर तो आपका पैसेज और पोइट्री है जिसमें क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी, मतलब किताब देख के लिखना है। वही है। अब हाँ, आपको चीटिंग करने आना चाहिए, सिंपल सी बात है, चीटिंग कर, बिल्कुल सही। हाँ आना चाहिए। और बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो पेडागोजी है, वो अगर आप पर आपकी सीडीपी की पकड़ बढ़िया है तो आप उसको बढ़िया से कर पाएंगे। और सब्जेक्ट वाइज थोड़े क्वेश्चन होंगे पेडागोजी के ऑब्वियसली, जो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, मतलब उस सब्जेक्ट पर आपकी क्या रूपरेखा है पढ़ाने की, वो आपको पूछा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल वो शिक्षा शास्त्र, सेम चीज आप अदर सब्जेक्ट में भी बोल रहे हैं। मैथमेटिक्स का एक बार आप, क्योंकि अब ईवीएस हो एसएसटी हो, पेडागोजी पार्ट तो अगेन मतलब सेम डिस्कशन है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा क्विकली बताएंगे। मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो इसमें भी वही है कि 15 क्वेश्चन आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 3 4 5 6 6 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 4 5 की मैथ्स अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज है, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने चाहते हो तो एनसीईआरटी मस्ट है, आप उसको जरूर से पढ़ो। ईवीएस के लिए हो गया, और अगर हम अभी बात कर रहे हैं मैथ्स की तो मैथमेटिक्स में भी एनसीईआरटी सॉल्व करो, पढ़ो उसको। और उसके साथ में जो उनकी थ्योरीज लिखी रहती है, जो कि जो स्कूल टाइम पर तो कभी कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, कभी कोई स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है, लेकिन वही है ना कि जब हम लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे होते तो फिर वही वाली 1 2 3 की बुक ही निकाल निकाल करके एक एक लाइन जो है निकालते रहते हैं कि इससे क्वेश्चन बनेगा, कि इससे क्वेश्चन बनेगा। तो आप उनसे क्वेश्चन बनाओ। मैथ्स पैडागोजी क्योंकि सभी को टफ लगती है, क्योंकि वो उसका तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट ही नहीं करती है, अजीब व गरीब से क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब बहुत सारे अजीब अजीब से क्वेश्चन, अभी नाम क्या बताएं। तो उसमें सारी चीजें आपको एनसीईआरटी बुक से ही मिलेंगी, तो आप वो जरूर से पढ़ो जिसकी नहीं बन रही है पैडागोजी। तो एनसीईआरटी आप फोकस कर रहे हैं ईवीएस, हाँ, एनसीईआरटी एनवायरमेंटल के स्टडीज लिए बहुत, एंड मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, हाँ, हिंदी पैडागोजी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो कि मतलब नीचे कुछ पॉइंट्स है, मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है कि एनसीईआरटी हिंदी से पढ़ना है, कुछ बेसिक पॉइंट लिखे रहते हैं जो आपको पढ़ना है। अगर लेकिन अगर आप हिंदी में नहीं भी पढ़ते हो तो आपका काम चल सकता है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पैडागोजी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप नहीं पढ़ते हो तो भी काम चल जाएगा। ओके, 3 क्वेश्चन एक साथ, ईबीएस के कंटेंट, सोशल साइंस के कंटेंट और साइंस के कंटेंट, क्योंकि पेडागोजी की बात हम ऑलरेडी काफी कर चुके हैं लास्ट एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी। ये 3 कंटेंट बस, और पेपर 2 और पेपर 1 के मैथमेटिक्स की बात करें तो कई सारे टॉपिक हैं जो पेपर 2 में अलग हैं, तो उस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल भी है। लेकिन मेनली अब यहाँ पर अगर ईबीएस के कंटेंट, एसएसटी के कंटेंट और साइंस के कंटेंट की बात करते हैं, तो इस तीनों में आपको क्या लगता है कि इस तीनों की तैयारी कैसे हो, या अगर आप सेपरेट तीनों करके में बताना सबसे, चाहें? हाँ, तो ईवीएस के लिए तो सबसे पहले मैं, तो ईवीएस के लिए भी सोशल साइंस के लिए भी, दोनों के लिए आप एनसीईआरटी इवनली, मतलब बोले तो सभी के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। 15 नंबर का क्वेश्चन ईवीएस में भी आपका ईवीएस की बुक से, एनसीईआरटी से एग्जैक्ट क्वेश्चन 15 नंबर बनता है उसी से। बाकी 15 नंबर आपका पैडागोजी आता है जो कि आप पढ़ते जाते हो जाएगा। आपको 3 4 5 की एनसीईआरटी पढ़नी है, एक एक चैप्टर। उसके मतलब हम ये नहीं बोलेंगे
आधे चैप्टर स्किप कर दो तो फिर आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी ईवीएस के लिए 3, 4, 5 जरूर से पढ़ें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे, मतलब कि उसी से क्वेश्चन ही बनते हैं, कहीं अलग से बनता ही नहीं है। फिर सोशल साइंस वैसे मेरा था नहीं, लेकिन मतलब मुझे पता है सोशल साइंस के लिए तो आप जो है 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, क्योंकि टोटल 60 मार्क्स का सोशल साइंस रहता है। पेपर 2 में हमारी सोशल साइंस आती है, 20 मार्क्स का हमारा सोशल पेडागोजी बनती है। बाकी की सारी चीजें ये भी आपको पढ़नी कहाँ से है, एनसीईआरटी से पढ़नी है। कौन सी एनसीईआरटी? 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ लेते हो सोशल साइंस में बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमारे क्वेश्चन पेडागोजी के भी बनते हैं उन्हीं से ही कुछ पाई चार्ट वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, देखे हैं मैंने। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो मैंने मैथ्स और साइंस थी मेरी, तो वो मैंने मेरा दिया था, लेकिन वही क्वेश्चन देखी उस अकॉर्डिंग में बता रही हूँ। एनसीईआरटी आप उसके लिए भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर मैथ्स की बात करते हैं और साइंस की, तो साइंस तो पूरा पेपर जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, एनसीईआरटी 6, 7, 8 इनसे बाहर क्वेश्चन गया ही नहीं हुआ है साइंस से, इन्हीं से। लेकिन आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। चैप्टर अगर पढ़ते हो, एक एक लाइन पढ़ते हो, क्योंकि अगर आप दूरदर्शी पढ़ रहे हो, अब तक दर्पण मिरर टॉपिक आया है, तो लाइन वही एनसीईआरटी से, मतलब अब वही है ना कि प्रूफ तो है नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन देखो, डर जाते हैं हम लोग की, जी क्योंकि जी हाई जी। लेवल की जो साइंस वाले स्टूडेंट, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, हाई लेवल के साइंस के क्वेश्चन पढ़े रहते हैं, इसके देखते लगता है पता नहीं क्या पूछा है इसमें। लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हो एक बार एनसीईआरटी की, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ना है। और अगर मैथ्स की बात करते हैं तो फिर सीटेट पेपर 2 में बहुत कम क्वेश्चन ही पेडागोजी से आते हैं। बेसिकली 6, 7, 8 की अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हो, या जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उनको वो भी करने की जरूरत नहीं होती है मैथ्स में। जिनकी अच्छी है वो तो अपने आप क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि छोटे से हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करे रहते हैं। तो ज्यादा फोकस आपको साइंस पे करना है, हिंदी पे भी नहीं करना है, ईवीएस पे करना है, क्योंकि कंटेंट पढ़ना है आपको। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। सीडीपी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जिनकी मैथ्स वीक है वो मैथ्स पर ज्यादा फोकस करें, जिनको लगता है कि मतलब नहीं अच्छा, तो आप टाइम देना पड़ेगा। जो अच्छा है उस पर कम टाइम दो, जो नहीं अच्छा है उस पर ज्यादा टाइम दो। आपको यही बहुत ही हेल्प करेगा, मेरे अकॉर्डिंग यही है। बाकी आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हो, क्योंकि स्ट्रेटेजी सभी की सेम तो हो नहीं सकती है, सबके अपॉर्चुनिटी सबके पास अलग अलग होती है, एनवायरमेंट सबका अलग अलग होता है। बाकी आप जी लोग जैसा चाहें वैसा ओके। कर सकते हैं। तो जाते जाते आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे अपना, आपके तरफ से, आपके मेरे दिल में जो भी है? हाँ, मेरी तरफ से यही है कि आप लोग जो है, वही है ना कि एक उम्मीद होती है, एक होप होती है, वो तो बिल्कुल नहीं खोए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एक ना एक दिन तो एग्जाम होगा ही, ठीक है। और ये कि अब तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत टाइम है, हम तो बहुत पीछे है रेस से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी मतलब धीरे धीरे करके, मतलब वही ना, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना, कितनी भी निगेटिव सिचुएशन हो तो पॉजिटिव रहिए अपने टाइम पर। और हाँ, पढ़ाई कैसी भी सिचुएशन हो, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ते जाइए, क्योंकि ये पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगी एक ना एक दिन, चाहे चलिए, वो आगे हो अभी हो। थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल, मच। बहुत ही मोटिवेटिंग बात आपने बोली सारिका द्विवेदी जी। और काफी सारी चीजें आपसे मुझे लगता है कि बच्चों को सीखने को मिलेगी। इवन एज अ टीचर मुझे भी काफी सारी चीजें आपसे डिस्कस करने के बाद सीखने को मिली है। तो ऑब्वियसली बच्चों को भी ये काफी हेल्पफुल होगी। और पूरी अनअकैडमी टीम की तरफ से हम आपको शुभकामना देते हैं आपके भावी जिंदगी की। आप ऐसे ही आगे बढ़िए, देश को एज अ टीचर जो आपके अंदर मोटिवेशन है, जज्बा है, वो करिए। और जो बच्चे आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे हजारों लाखों सारिका द्विवेदी इंडिया को मिले। और आप लोग खूब बढ़िया से मेहनत करिए, खूब जो भी डिस्कशन हुआ है, सारिका जी ने जो भी बताई है, दोनों ही एपिसोड में आप इम्प्लीमेंट करिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, सक्सेस करिए। यही तमन्ना आज हमारी है। और बहुत बहुत धन्यवाद सारिका द्विवेदी जी, आपको हमारे इस दोनों एपिसोड में आकर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, ये तो मेरा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, आपने मेरे मतलब मुझे बुलाया, मुझे मुझसे बात की। थैंक यू सो मच सर। ये सारिका जी आप मेरी स्टूडेंट भी रही हैं। और मुझे ये काफी गर्व है ये इंटरव्यू करते हुए। और आप भी अब टीचर बन रही हैं। तो आपको भी जब कभी आपके स्टूडेंट आपके साथ बैठेंगे और आपको जब आपके स्टूडेंट कोई सक्सेस हासिल करेंगे और आपको उनसे बात करने का मौका मिलेगा, तो आपको लगेगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई यही है। तो वो आज मुझे फील हो रही है। और आप ही लोग हमारे घमंड हैं, आप ही लोग हमारे प्राउड हैं। और ऐसे ही आने वाले जनरेशन भी इसको सीखे और इसी
उत्साह जज्बात के साथ आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। थैंक तो यू सो मच, जी, थैंक यू सर। दोस्तों ये हमारे साथ थी सारिका द्विवेदी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे लास्ट 2 एपिसोड में। आगे और भी नेक्स्ट वीक हम कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे अपने दोस्त दीपक को इजाजत। बाय बाय। जय हिंद।